नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। कल गुजरात में एक अजीब सी घटना हुई। घटना मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं अगर उसको दुर्घटना कहूँ तो गलत नहीं होगा। 11 जो कन्विक्टेड थे जिनके ऊपर मर्डर और ये सब चार्जेस थे बिल्किस बानो केस में, उनको कल क्षमा याचना के तहत इस आज़ादी के अमृत महोत्सव में उनको क्षमा दे दी गई। वो लोग अपने अपने घर गए। केस का डिटेल समझ लीजिए और कैसे डेवलप हुआ ये समझ लीजिए। निर्णय, क्योंकि कई लोगों का ये होता है कि भाई आप क्यों नहीं कहते हैं, मैं अपने हिसाब से इसकी समीक्षा कर रहा हूँ। अंतिम निर्णय तो आप ही का होगा कि ये ठीक है नहीं ठीक है। इस देश के जो एक डेवलप सोसाइटी है, जो एक समाज है, उसकी व्यवस्था के हिसाब से ये जो हुआ वो ठीक हुआ कि नहीं हुआ, राजधर्म का पालन हुआ कि नहीं हुआ। देखिए, सारा कुछ कहानी शुरू होती है 27 फरवरी 2002 में। गोधरा में कार सेवकों को लेके एक ट्रेन जा रही है वापस गुजरात। वहाँ पे वो ट्रेन जलाई जाती है, उसमें हिंदू कार सेवक की मृत्यु होती है। उसको ट्रक में रख के पूरे गुजरात के एक बड़े हिस्से में घुमाया जाता है और फिर वहाँ पे गुजरात रॉयट्स या गुजरात दंगे शुरू होते हैं। उसी कड़ी में ये जो बिल्किस बानो थी, ये अपना घर छोड़ के ट्रक में बैठ के इन लोग भाग रहे थे क्योंकि रॉयट हो गए थे, दंगे चल रहे थे और ये था कि ये लोग सुरक्षित नहीं हैं। 3 मार्च 2022 को ये बिल्किस बानो मतलब इस ट्रक को रोका जाता है जिसमें ये और इनके परिवार के बाकी 14 सदस्य भी थे। उन 14 लोगों की हत्या होती है जिसमें इनकी 3 साल की बच्ची भी थी और ये खुद शायद 5 महीने की या 3 महीने की प्रेगनेंसी भी थी इनकी, जिसको कहते हैं पेट से थी। और इनका गैंगरेप होता है। इनको ये मान के कि मर गई हैं छोड़ दिया जाता है। वो तो बचाने वाला जब ऊपर वाला है तो ये बच जाती हैं। हालांकि उस 14 में से 7 लोगों की लाश आज तक नहीं मिल पाई है। तो शायद जो मुकदमा चला वो उसमें जो सजा हुई है वो 7 लोगों के मौत के ही हिसाब से हुई है। वो टेक्निकलिटी की बात है। 5 मार्च 2002 इस घटना के 2 दिन बाद बिल्किस बानो ने अपना बयान गोधरा के रिलीफ कैंप में दर्ज कराती हैं। और उसके बाद एक बहुत सरप्राइजिंग चीज़ ये होती है कि पुलिस इसकी ऊपरी छानबीन करके इसमें क्लोजर रिपोर्ट लगाती है। 6 नवंबर 2002 को कोर्ट ने ये जो क्लोजर रिपोर्ट है उसको स्वीकार करने से मना कर। देखिए, एक चीज़ समझ लीजिए, एफआईआर हो जाती है तो क्लोजर रिपोर्ट वो कोर्ट में ही होती है। कोर्ट इस क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार करने से मना कर देती है और कहती है कि इसकी जो जांच है वो कंटिन्यू की जाए। फरवरी 2003 में ये क्लोजर रिपोर्ट फिर जमा होती है। 14 लोगों की हत्या हुई है जिसमें से 6 का शव नहीं मिल रहा है। एक महिला का गैंग रेप हुआ है, उसके सामने उसके 3 साल की बच्ची को मार डाला गया है और इसमें क्लोजर रिपोर्ट की बात हो रही है। और ये क्लोजर रिपोर्ट फरवरी 2003 में लोअर कोर्ट स्वीकार भी कर लेती है। दिसंबर 2003 में ये बिल्किस बानो और इन लोग सुप्रीम कोर्ट अप्रोच करते हैं और सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन देती है कि इसका इन्वेस्टिगेशन सीबीआई के द्वारा कराया जाए। सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के बाद ये जांच सीबीआई को दी जाती है। और फिर अगस्त 2004 में सुप्रीम कोर्ट के सामने जब एक एप्लीकेशन आती है कि भाई गुजरात में फ्री एंड फेयर ट्रायल नहीं हो पाएगा क्योंकि उस समय वहीं वो जो सरकार थी उस समय इन लोगों का मानना था कि वो इन लोगों को जो अभियुक्त थे उनको बचाने की कोशिश करेगी। और उसको मद्देनजर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट इस केस को मुंबई ट्रांसफ़र कर देते हैं और इसका ट्रायल कहते हैं कि मुंबई में चलेगा। जनवरी 2008 में जो स्पेशल कोर्ट ने ये सज़ा सुनाई और उस सज़ा में ये कुल 19 अभियुक्त होते हैं। उसमें से 11 को सज़ा दी, उम्र कैद। और उनके जो चार्जेस थे जो उनके ऊपर लगाए गए वो ये था कि उन्होंने षड्यंत्र किया, कॉन्स्पायरिंग इन द रेप ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन, मर्डर, ये सब चार्जेस में इनको सजा हुई। 7 लोगों को बरी कर दिया और एक व्यक्ति सुनवाई के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी। मई 2017 में ये फिर बॉम्बे हाई कोर्ट में गए। बॉम्बे हाई कोर्ट ने 11 लोगों, क्योंकि जो सीबीआई था उसका कहना था कि नहीं इनकी सज़ा बढ़ाई जाएगी, लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं, इनको डेथ सेंटेंस उसमें से 3-4 के लिए उन्होंने कहा था। लेकिन हाई कोर्ट ने सज़ा बढ़ाई तो नहीं, लाइफ इम्प्रिजनमेंट उम्र कैद ही रखी उन 11 की। लेकिन जो 7 जिनको बरी किया गया था जिसमें से 5 पुलिस ऑफिसर और 2 डॉक्टर थे, उनको भी दोषी पाया और उनको भी सज़ा सुना दी। तो एक तरह से जितने लोग थे सब उसमें से सबको दोषी पाया गया। फिर जुलाई 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने 6 लोगों ने अपील की थी अगेंस्ट हाई कोर्ट ऑर्डर, बॉम्बे हाई कोर्ट के उस ऑर्डर में उसको खारिज कर दिया। तो ये सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया था और वहाँ से भी एक तरह से इस पर मोहर लगी थी कि जो ये हुआ है बिल्कुल ठीक हुआ है।
23 अप्रैल 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने फिर इसमें गुजरात सरकार को डायरेक्शन दिया कि वो बिल्किस बानो को 50 लाख रुपया बतौर कॉम्पनसेशन और नौकरी दें। 50 लाख रुपए का पेमेंट अभी जैसा न्यूज़पेपर से आ रहा है उनको पेमेंट हो गया है। नौकरी उनको शायद चपरासी की दी गई थी, प्यून की, जो उन्होंने मना किया और उन्होंने कहा कि उनकी जगह उनके हस्बैंड को दे दी जाए। और ये अब एक नौकरी देने की बात है क्योंकि घर चलाने की बात है उनके। इस समय उनके 5 बच्चे हैं और वो बच्चियां हैं और ये सब पढ़ रहे हैं। अब ये समझ लीजिए कि रेमिशन इसको बोलते हैं। रेमिशन जो है ये क्षमा का कानून क्या है, जो बोला बार बार आप एक वर्ड सुनोगे, रेमिशन रेमिशन। रेमिशन क्या है, क्षमा का कानून क्या है। हमारे संविधान राष्ट्रपति और राज्यपाल को अधिकार देता है कि वो किसी को माफ़ कर सकते हैं, माफ़ी दे सकते हैं। आप सुनते नहीं हैं कि जब किसी को फांसी की सज़ा होती है तो वो फिर वहाँ अपील करते हैं, किसी को का एक्सेप्ट होता है, किसी का रिजेक्ट होता है, इत्यादि इत्यादि। अब इसमें एक दूसरा पेच ये आता है कि चूंकि जेल जो है वो राज्य सरकार का सब्जेक्ट है, सेक्शन 432 ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, CRPC जिसको बोलते हैं, उसमें इस माफ़ी देने का अधिकार इन राज्य सरकारों को भी है। हालांकि ये इस सेक्शन 432 के CRPC के साथ, लेकिन सेक्शन 433A ऑफ CRPC के हिसाब से इस पे कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाता है कि कहाँ पे आप माफ़ी दे सकते हैं और कहाँ पे आप माफ़ी नहीं दे सकते हैं। सबसे पहली चीज़, वहाँ पे आप माफ़ी नहीं दे सकते हैं, ये कहता है जहाँ पे ऑफेंस जिसमें डेथ सेंटेंस की सज़ा है, नंबर 1। नंबर 2, वह व्यक्ति जिसको फांसी की सज़ा हुई हो बाद में वो उम्र कैद में बदली गई हो, उनको नहीं दिया सकता है वो। और एक और इसमें क्लॉज ये है कि वो व्यक्ति नहीं रिलीज किया जाएगा जब तक कम से कम उसने 14 साल जेल में ना गुजार लिए हों। और इसी कारण उम्र कैद की मियाद को में थोड़ा एक कन्फ्यूजन होता है। कभी कभी लोगों को लगता है ना कि उम्र कैद का मतलब लाइफ लॉन्ग, कोई लोग कहते हैं 14 साल, कोई कहता है 20 साल, इत्यादि इत्यादि। कोर्ट बिल्कुल क्लियर किया उसके बाद उसमें कोर्ट ने कहा कि लाइफ सेंटेंस का मतलब जब तक आपकी उम्र बाकी है तब तक कोर्ट में रहेंगे, जब तक आपकी उम्र बाकी है, बाकी बची हुई जिंदगी जिसको कहते हैं। अब क्या है कि जेल में बंद कैदी में जो, अच्छा एक आपको एक और पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दे दूं क्योंकि वो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है। इस समय हिंदुस्तान में जो टोटल कैदी बंद हैं वो करीब 5 लाख के आसपास हैं, फिगर्स हो सकता है ऊपर नीचे हो। उसमें से 76%, 76% आर अंडर ट्रायल्स, वो दोषी नहीं पाए गए हैं। अभी उनका ट्रायल चल रहा है, वो बरी भी हो सकते हैं, वो अपराधी भी माने जा सकते हैं, उनको सजा भी हो सकती है। तो 76% अंडर ट्रायल्स हैं और केवल 24% जो इस समय जेल में रह रहे हैं वो सजा पाए हुए हैं। जिनको दोषी पाया गया है वो अपनी सजा पूरी कर रहे हैं। और एक चीज और समझ लीजिए, इस 24% में 61% जो मुजरिम हैं वो उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। 61% ऑफ दिस 24 उम्र कैद की सजा काटने वाले लोग हैं। अब एक और चक वो है कि इस समय देश में कि कैदियों को किसी देश के बड़े आदमी, किसी महान पुरुष के जन्मदिन, पुण्यतिथि पे एक कुछ सजा छोड़ने का, सजा कम करने का, इस तरह का अधिकार है। इस वर्ष यूनियन होम मिनिस्ट्री ने 76वें मतलब 76 स्वतंत्रता दिवस पर स्टेट्स के लिए कैदियों को छोड़ने की एक गाइडलाइंस जारी की। उस गाइडलाइंस में ये कहा गया है वो कैदी जिन्होंने आधी सजा काट ली है, अपनी जो टोटल सजा का आधी सजा काट ली, उनको छोड़ दिया जाए। वो कैदी महिलाएं जो 50 वर्ष से ऊपर जिनकी आयु उनको छोड़ दिया जाए। वो पुरुष जो 60 वर्ष से ऊपर जिनकी आयु उनको छोड़ दिया जाए। जो बहुत ही ज़्यादा बीमार लोग हैं उनको छोड़ दिया जाए। हालांकि जो अंडर ट्रायल है उनको नहीं, ये जो लोग सजा अंडर ट्रायल में वो 80 वर्षीय वरवरा राव और ये सब लोग हैं उनको अंदर रखा जाए, लेकिन ये उन लोगों के लिए किया गया। अब इसमें सीरियसनेस, अब एक चीज़ और है कि ये जब छोड़ने की बात करते हैं तो इसमें क्या क्या चीज़ें आपको देखनी होती हैं। सीरियसनेस ऑफ क्राइम कितना सीरियस था, स्टेटस ऑफ को अक्यूज्ड, जो आपके जो बाकी साथी लोग हैं उनकी क्या स्टेटस है, और कंडक्ट इन जेल, ये क्राइटेरिया मोटे तौर पे होता है किसी को सजा सुनाने का या वो करने का। सुप्रीम कोर्ट ने 5 ग्राउंड किए हैं और उसकी बेसिस पे उसने कहा है कि ये ग्राउंड भी आप करने चाहिए। उसमें सिर्फ मैं पहला ग्राउंड आपके लिए इसलिए पढ़ दे रहा हूं कि उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि ये क्या है। पहला ग्राउंड है वेदर द ऑफेंस इज एन इंडिविजुअल एक्ट ऑफ क्राइम दैट डज नॉट अफेक्ट द सोसाइटी। क्या किसी एक व्यक्ति का ऐसा क्राइम है जिससे सोसाइटी से, ये रेप है, ये
ये 14 लोगों को घेर के आपने 3 साल की बच्ची को ठंडे दिमाग से सोच के मार डाला है। ये इंडिविजुअल एक्ट ऑफ क्राइम नहीं है, ये पहली कंडीशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट के वो है। और ये सारा डिटेल आपको इंडियन एक्सप्रेस, टेलीग्राफ, इन सारे पेपर्स में मिल जाएगा। टाइम्स ऑफ इंडिया में उतना डिटेल नहीं है, लेकिन बाकी ये सब डिटेल आप इंडियन एक्सप्रेस या आज का वो देख लीजिए, टेलीग्राफ, इसमें मिल जाएगा। गुजरात में अब एक और चीज समझ ली। अब यहां तक तो आपको समझ में आ गया किसको मिलेगा। अब आइए गुजरात, क्योंकि ये लोग गुजरात में ही छूटे हैं। गुजरात में 2 रेमिशन पॉलिसीज हैं। पहली 1992 की है, जो 1992 में लागू थी, और जब ये क्राइम हुआ था, जब 2002 में ये क्राइम हुआ था, तब वो 1992 वाली पॉलिसी लागू थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस पॉलिसी को नवंबर 2012 में खारिज कर दिया, और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर और मिनिस्ट्री ऑफ होम के डायरेक्टिव और इंस्ट्रक्शंस के बाद सारी स्टेट्स ने और यूनियन टेरिटरी ने एक नई पॉलिसी बनाई है छोड़ने की। ये कैसे छोड़ा जाएगा, तो गुजरात ने भी एक नई पॉलिसी 2014 में बनाई, न्यू पॉलिसी। तो देयर आर 2 पॉलिसीज, 1992 की पॉलिसी जो छोड़ने की वो है गाइडलाइन से, और 2014 की पॉलिसी। 2014 की पॉलिसी जो नई वाली है, उसमें एनेक्शन लगाया गया, जहां पे ये साफ किया गया कि किनको रेमिशन नहीं दिया जा सकता है या नहीं दिया जाएगा, जिसमें साफ था कि वो अपराधी जिसको सीबीआई ने इन्वेस्टिगेट किया और रेप और गैंग रेप में जिसको सजा मिली है, उसको ये रेमिशन नहीं मिलेगा। ये 2014 की नई पॉलिसी बिल्कुल स्पष्ट करती है, क्योंकि एक 1992 वाली साइलेंट थी, यहां पे उन्होंने एनेक्शन लगा के किया। तो 2014 में जो अब लागू है, उसके अनुसार ये रेमिशन नहीं दिया जा सकता है। अब दूसरी बात आ जाइए, ये सब तो आपको मैंने उसके वो बता दिया कि किसके किसके तहत दिया गया। इनको रेमिशन 1992 की पॉलिसी के तहत दिया गया है, 1992 के तहत 2022 में दिया गया है, जबकि 2014 की नई पॉलिसी ऑलरेडी लागू थी। एक चीज और समझ लीजिए कि गुजरात हाई कोर्ट ने जुलाई 2019 में इनकी एक एप्लीकेशन इन लोगों ने कही थी इसी रेमिशन की, तो उसने गुजरात हाई कोर्ट ने इसको रिजेक्ट किया था, ये कह के कि भाई आपका जुरिस्डिक्शन जो है वो महाराष्ट्र हाई कोर्ट होगा, क्योंकि आपका ट्रायल वहाँ चला, आपका सब कुछ हुआ, और वो वहाँ पे होगा। इसके अगेंस्ट जो एक उसमें से एक राधेश्याम शाह जी हैं, जो वकील भी हैं, एक अभियुक्त, वो सुप्रीम कोर्ट आए, और सुप्रीम कोर्ट ने 13 मई 2022 को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अजय रस्तोगी साहब और जस्टिस विक्रमनाथ उससे पहले गुजरात हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके हैं, इन लोगों ने एक बहुत स्पीकिंग ऑर्डर, मतलब इसको क्लोज, बिल्कुल एक टाइट, वाटर टाइट ऑर्डर पास किया। इतना स्पीकिंग और इतना स्पेसिफिक ऑर्डर बहुत दिनों बाद मैंने अभी जब देख रहा था मुझे नहीं दिखे हैं, और वो राधेश्याम जी के पक्ष में वो सब किए गए। राधेश्याम जी के वकील में उन्होंने क्या क्या उसमें बताया। पहला, उन्होंने कहा गुजरात गवर्नमेंट इज द एप्रोप्रिएट अथॉरिटी, नॉट महाराष्ट्र गवर्नमेंट, क्योंकि क्राइम गुजरात में हुआ था। मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही है, जब क्राइम गुजरात में हुआ था तो सुप्रीम कोर्ट ने उसके ट्रायल को 2004 में महाराष्ट्र क्यों ट्रांसफर किया था? इसीलिए ना कि यहां इम्पार्शियल ट्रायल नहीं हो पाएगा। तो 2004 में जिस पार्टी की सरकार थी, 2002 में जिस पार्टी की सरकार थी, आज उसी पार्टी की सरकार है। तो क्या अगर सुप्रीम कोर्ट ये 2014 में 4 में मानता था कि यहाँ इम्पार्शियल ट्रायल नहीं हो पाएगा, तो क्या अब इम्पार्शियल जो भी बात होगी वो इम्पार्शियल होगी यहाँ पे? ये एक सोचने वाली बात है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट में जो अभी ये ऑर्डर दिया है मई अभी, उसमें कहा है कि 2 महीने के अंदर आप डिसाइड करिए एज पर दी स्टेट 1992 पॉलिसी। ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि 1992 की पॉलिसी के हिसाब से करिए। क्यों 2014 की पॉलिसी नहीं लागू होगी? मतलब सुप्रीम कोर्ट एक तरह से बिल्कुल राख खोल दे रहा है कि आप 1992 की पॉलिसी पे जाइए, जहां पे ये मनाही नहीं है। 2014 में क्लियर कट मनाही है कि अगर सीबीआई ने इन्वेस्टिगेट किया और अगर आप रेप और इस सब के गैंग रेप के वो पाए गए हैं दोषी अभियुक्त, तो आपको रेमिशन नहीं मिलेगा। यहां पे सुप्रीम कोर्ट उसको हटा ही दे रहा है बाय एन ऑर्डर कि नहीं। आपको नहीं लगता है कि सुप्रीम कोर्ट एक राह दिखा रहा है? इसके बाद हाई कोर्ट या किसी भी जगह की, अब जरा स्टेट गवर्नमेंट में चलिए। स्टेट गवर्नमेंट में क्या हुआ, वहां पे एक जेल एडवाइजरी कमेटी होती है हर डिस्ट्रिक्ट में, और उसको जेएसी बोलते हैं। उसके 8 मेंबर होते हैं और वही ये एडवाइस करती है कि इनकी क्या सजा की जाए, क्या नहीं की जाए, वो स्टेट गवर्नमेंट को भेजती है। कागज पूर्ति है, आपको पता ही है कि कैसे होगा। डीएम उसके चेयरमैन होते हैं। यहाँ पे भी जो हुआ, डीएम चेयरमैन है,
जेल सुपरिटेंडेंट उसके मेंबर सेक्रेटरी हैं, डिस्ट्रिक्ट सेशन जज हैं, उसके एसपी हैं, डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर हैं, और 2 लोकल इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं जो यहाँ के केस में गोधरा के बीजेपी एमएलए सीके राहुल जी और कलोल के बीजेपी एमएलए सुमन चौहान जी। सेम पार्टी, उसी पार्टी के ऊपर इसके ऊपर ये दोष लगता आया है कि गोधरा कांड में उसका कहीं ना कहीं से कोई रोल था। उसी पार्टी के एमएलए वही कमेटी में बैठते हैं, वही कमेटी में बैठ के यूनानिमसली ये सर्वसम्मति से ये डिसाइड करते हैं कि इनको छोड़ दिया जाए। कुल गुजरात में 26 लोग रिलीज होते हैं पूरे गुजरात में, उसमें से 11 ये गोधरा के वो लोग जो गैंग रेप और रेप के आरोपी हैं, और वो भी उस महिला की 19 साल की लड़की थी जिसके पेट में बच्चा था, जिसके 3 साल की लड़की को उसकी आंख के सामने मार डाला गया था। ये कहीं ना कहीं अगर आप सोचिए तो ये इंसानियत है। आप बाकी चीज़ें छोड़ दीजिए, आप लॉ ये सब छोड़ दीजिए, इस तरह के हैवान लोगों को अगर आप आज खुला छोड़ दे रहे हैं फिर से, और खुला ही नहीं छोड़ रहे हैं, इनको जब ये रिलीज हुए हैं कल, तो इनको तिलक, हार, मतलब ये कहा गया कि भाई आइए, आपने कितना बढ़िया काम आप करके आ रहे हैं, स्वागत किया गया है। और 15 अगस्त को अभी 24 घंटे पहले मोदी जी लाल किले से बता रहे थे नारी शक्ति, नारी शक्ति। ये नारी शक्ति के साथ ये व्यवहार हमारा देश कर रहा है। तो एक ही ये क्यों हो रहा है? राजधर्म छोड़ दीजिए, सिर्फ एक और एक कारण है, उसका कारण है इलेक्शन। गुजरात में इलेक्शन होने वाले हैं, हिंदू मुस्लिम करके ही वोट मिल सकता है। उसमें हिंदू के एक लोगों को आप खुश करिए, क्योंकि वो ये खुश होंगे कि गुजरात के इस तरह के रेप कांड के इतना वीर पुरुषों को, इतना वीरता का काम उन्होंने किया, उन वीर पुरुषों को गाजे बाजे तो नहीं आया, लेकिन तिलक और हार पहना के उनका स्वागत किया गया है, सिर्फ इलेक्शन की वजह से। मुझे कहीं कहीं ये लगता है कि इलेक्शन के रेस में इतना अंधा हो जाना भी ठीक नहीं है कि इंसानियत और हैवानियत का फ़र्क भी ख़त्म हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।